देश की 543 लोकसभा सीटों का हम क्रमवार आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं और इस कड़ी में अब तक हमने 105 सीटों का जायजा ले लिया है। मैं फिर से रिकैप कर देता हूं, ये सीट्स कौन कौन से स्टेट्स में है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान। ये तो हुए नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। और इसके अलावा हमने दो कोस्टल स्टेट्स का भी एनालिसिस किया, जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। कुल मिला के इनकी 105 सीट्स है। करीब 20 से 22 सीट्स गंवाने की स्थिति में है। लेकिन उसके लिए अच्छी खबर यह है कि जो कोस्टल बेल्ट है आंध्र और उड़ीसा का, वहां पर भारतीय जनता पार्टी इन लॉसेस को करीब करीब रिकूप करके 18 से 20 सीट अपने एलाइज के साथ जीतने की स्थिति में है। उसका कारण यह है कि इस बार आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है चुनाव तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ। और इस कॉम्बिनेशन के कारण भारतीय जनता पार्टी, जो पिछली बार 1% से भी कम वोट शेयर पर सिमट गई थी, उसे बूस्ट मिल रहा है और अपने एलाइज के साथ वो वहां पर करीब 14 से 16 सीट गेन करने की स्थिति में है। इस तरीके से टोटल उनकी टाली 18 से 20 होने की संभावना है 25 सीट्स पर। इसी तरीके से उड़ीसा में मुझे ऐसा लगता है, और जो फीडबैक मुझे मिल रहा है उससे लग रहा है कि बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक अंडरहैंड डील हुआ है, जिसके अंतर्गत लोकसभा में बीजू जनता दल ने काफी कमजोर कैंडिडेट्स खड़े किए हैं और उसके रेसिप्रोकल भारतीय जनता पार्टी ने कुछ विधानसभा सीट्स पर बीजेडी को वॉकओवर दिया है। तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पिछली बार की टैली 8 में करीब 3 से 4 सीट आगे बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर आंकड़ा आज की तारीख में यह है कि 105 सीट्स में भारतीय जनता पार्टी 20 से 22 सीट्स गंवा सकती है और 18 से 20 सीट्स जीत सकती है। तो कुल मिला के हुआ कि इन 105 सीट्स पर नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति है। इस कड़ी में आज हम इस चर्चा में जोड़ेंगे श्री नवीन कुमार को। श्री नवीन कुमार वैसे तो राजस्थान के रहने वाले और वहाँ की पॉलिटिक्स को बारीकी से समझते हैं, लेकिन वो साथ साथ दिल्ली में एक एजेंसी चलाते हैं जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के अलावा ऑनलाइन सर्वेज और ग्राउंड पे सेफोलॉजी के जो सर्वेज होते हैं उनको भी करते हैं। नमस्कार नवीन जी, स्वागत है आपका। आप देश भर का चक्कर लगा के आए और आपने काफी सर्वेज भी किए और आपके पास काफी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। आपने मेरा अब तक आकलन देखा होगा 105 सीट्स का, जो मैंने कोशिश की अपने सोर्सेज या मेरा जो जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है 25 साल इलेक्शन कवर करने का, उससे मैंने कोशिश की है। तो आप ये बताइए कि आप इसमें से किससे इत्तेफाक रखते हैं और कहाँ कहाँ आपको लगता है कि मेरे गलत होने की संभावना है। आप चाहें तो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो आंध्र से शुरू कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीपन जी आपका। आपका आकलन लगभग लगभग मुझे सही नजर आता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा लगभग लगभग मेरा सही है। एक आंध्र प्रदेश के अंदर मैं शुरू करना चाहूंगा, आंध्र प्रदेश से, जी जी। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी और बीजेपी का गठबंधन जो हुआ है, उससे एनडीए को फायदा जरूर है, लेकिन वो इतना फायदा नहीं है कि वो जगन को बिल्कुल ही खत्म कर दे वहां पे, वाईएसआरसीपी को। क्योंकि पिछली बार वाईएसआरसीपी की 151 सीट थी विधानसभा के अंदर और 22 सीट थी लगभग लोकसभा के अंदर। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस बार आपने जैसे लगभग 18-19 सीट दे दी एनडीए को, तो इसका मतलब तो वहां पे विधानसभा के अंदर भी टीडीपी की सरकार, एनडीए की सरकार बनती है। मेरे आकलन के अंदर मेरे को ऐसा संभावना नजर कम आती है, क्योंकि अगर पब्लिक वोट करेगी तो वो एक उसके लिए वोट करेगी, विधानसभा में भी जिसको चूज करेगी उसी को लोकसभा में चूज करेगी। तो उसी आधार पर आंध्र प्रदेश के अंदर मैं जगन को थोड़ा एज देता हूँ। सीटें उनकी जरूर कम हो रही है। पिछली बार 151 सीट थी, वो मेरे को लगता है कि इस बार लगभग 100, 110, 115 के आसपास रहेगी। और लोकसभा सीट उनकी 22 थी, वो मेरे को लगता है वो 14 से 16 तक रहेगी। एक सीट कांग्रेस की वाईएस शर्मिला आ सकती है, कटप्पा, उन्होंने अच्छा इलेक्शन लड़ा। और 6-7 सीट मैं एनडीए को दे सकता हूँ। तो नवीन जी, मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने आकलन किस आधार पे किया है। देखिए, पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो वाईएसआर का वोट शेयर ऑलमोस्ट 49% था, उससे थोड़ा सा ज्यादा। और टीडीपी का था 40 से थोड़ा सा अधिक। उसके अलावा पवन कल्याण का करीब 6.5% था और भारतीय जनता पार्टी का 1 से थोड़ा कम। तो मैं अभी सिर्फ अरिथमेटिक की बात कर रहा हूं कि करीब आप 40% वोट मान लीजिए तेलुगु देशम पार्टी का, 6.5% मान लीजिए आप पवन कल्याण का, और 1% मान लीजिए आप
बीजेपी का। तो एक करीब मोटा मोटी हिसाब 47 से 48% वोट शेयर होता है। अब इसी में जगन का वोट शेयर था 49 पॉइंट कुछ परसेंट। अब अरिथमेटिक के हिसाब से देखें तो तीनों, क्योंकि हालांकि मैं मानता हूं कि राजनीति में 2+2 हमेशा 4 नहीं होता है, कभी कभी 2+2 -2 भी हो जाता है, लेकिन अगर हम अरिथमेटिक के हिसाब से देखें तो टीडीपी और बीजेपी और पवन कल्याण की जो ये अलायंस है, ये करीब करीब स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे है। अब इसमें मैं इस दो तीन चीजें जोड़ रहा हूं। एक तो थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी है जगन के खिलाफ, उस एंटी इनकम्बेंसी का असर है मैदान पे, और मैंने बहुत से लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि जगन काफी अनपॉपुलर कई एरियाज में है। अब इसका ड्रॉबैक ये है, जैसे हम कहते हैं कि अरिथमेटिक इज नॉट इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स। तो बीजेपी और टीडीपी की केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, वो आपको भी पता है। प्रॉब्लम यह है कि टीडीपी तो कह रही है मुस्लिम्स को जो उनके बैकवर्ड या जो उनके सोशल स्टेटस पे जो रिजर्वेशन दे मिलता है 4% का, हम उसे कंटिन्यू करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कह रही है कि हम किसी को, मुसलमानों को खासकर, आरक्षण लेने नहीं देंगे। तो मैथमेटिक्स तो ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। एक और कारण जो मैं समझता हूँ वो ये कि इस बार कांग्रेस डैमेज कर रही है वाईएसआर को, क्योंकि उनकी सिस्टर कांग्रेस की लीडर है। तो कुछ ट्रेडिशनल जो लॉयलिस्ट वोट है वाईएसआर का, वो मुझे लगता है जगन से छूट के कांग्रेस में जा रहा है। तो जगन को दो तीन तरफ से नुकसान हो रहा है। तो इस कारण मैंने अपने आकलन के हिसाब से ये निष्कर्ष निकाला, और मैंने काफी सर्वेज भी देखे और ग्राउंड पे बात भी की है। तो इस बार लग रहा है कि जगन मुसीबत में है, और हो सकता है उनकी सरकार भी चली जाए और लोकसभा में उनको भारी नुकसान होने की संभावना है। ये मेरा कैलकुलेशन है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम इतना ज्यादा नहीं करती और टीडीपी अकेले या पवन कल्याण के साथ में चुनाव लड़ती तो ज्यादा डैमेज जगन को कर सकती थी, क्योंकि अभी तक तो जगन को तो कहा जाता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, लेकिन टीडीपी तो बीजेपी की अलायंस पार्टनर ही हो गई। तो इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है, मेरे वहां पे लोगों से जिनसे बातचीत हुई है उन बातचीत के आधार पे, कि जगन को नुकसान है, लेकिन इतना नुकसान नहीं है कि उसकी विधानसभा भी चली जाए और लोकसभा में पूरा ही सुपड़ा साफ हो जाए। इसमें एक बात और भी है कि वहां का जो जातिगत समीकरण है, रेड्डी, कामा और कापू, तो इस बार रेड्डी तो एक तरफ हो गए और कामा और कापू शायद चले गए एनडीए के अलायंस की तरफ। तो ये भी एक काफी बड़ा फैक्टर है। तो आपने जो बताया, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं कि अगर वोटिंग हुई तो वो दोनों विधानसभा और लोकसभा में एक तरीके का इफेक्ट दिखाएगी। लेकिन आपने ए और बी टीम की बात की, तो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है नवीन जी कि आंध्र प्रदेश में ए और बी टीम कुछ नहीं है, सारी टीम बीजेपी की है। क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी जगन जो है वो टैक्टिकली सपोर्ट करते रहे थे बीजेपी को। तो इस बार जीते चाहे कोई भी, तो जैसे वो बीजेपी वाले कहते थे कि बच्चा बच्चा राम का, बीजेपी के काम का, तो मुझे लगता है कि आंध्रा में भी वही गणित है। जी बिल्कुल, इसमें मैं बिल्कुल पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ। बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है। जो नुकसान उनको तेलंगाना और कर्नाटका में हो रहा है, उनको ये लगता है कि उसकी भरपाई किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आंध्र प्रदेश में हो रही है। तो हम चर्चा करते हैं उन दो स्टेट्स की जिनमें परिवर्तन की जो मात्रा है वो काफी है। जैसा मैंने पहले बताया कि राजस्थान में मुझे लगता है 7 से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार खोने जा रही है। तो इस बारे में आपका क्या मानना है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में 12-13 सीटों पे बहुत अच्छा चुनाव लड़ा गया है, और कांग्रेस पार्टी को खुद को भरोसा नहीं था कि इस तरीके का चुनाव वो लड़ लेंगे, अन्यथा परिस्थितियां और बदल सकती थी। जैसा मैं कल किसी शिक्षाविद से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर आज या कल जो ये चौथा पांचवा चरण है, अगर चुनाव होता राजस्थान का, तो बीजेपी को 15 से 20 सीट का नुकसान हो सकता था, क्योंकि कई जो उम्मीदवार हैं वो इच्छुक नहीं थे चुनाव लड़ने के कांग्रेस पार्टी के अंदर। आपको पता ही है, चाहे वो जयपुर शहर हो या एक दो ऐसी सीटें राजसमंद वगैरह जो अंत के अंदर दी गई थी। लेकिन जिस तरीके का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, खास तौर पर युवाओं ने लड़ा और कुछ निर्दलियों ने जो चुनाव लड़ा, मैं विशेष तौर पे मेंशन करना चाहूंगा रविंद्र सिंह भाटी जैसलमेर बाड़मेर से, राजकुमार रोत बांसवाड़ा से, जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा, और चूरू से राहुल कसवा। फिर इसमें तड़का लगाने का काम किया गोविंद सिंह डोटासरा के डांस ने, उनके देसी अंदाज में भाषणों ने। गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने देसी अंदाज से समा बांधा। उसके बाद में सचिन पायलट की मैराथन रैलियों ने पूर्वी राजस्थान के अंदर 5-7 सीट पर, जहां पे कांग्रेस के बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा था, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि किरोड़ी लाल मीणा जैसे कद्दावर नेता ने ये कह दिया कि अगर दौसा की सीट हम हार जाते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो मैं मेरे मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पे वहां पे चुनाव लड़ा गया होगा, सचिन पायलट की क्या मेहनत रही होगी। और दूसरी ओर अपन आते हैं मारवाड़ में, तो मारवाड़ के अंदर जोधपुर में करण सिंह ने बहुत अच्छा चुनाव गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ लड़ा। हरीश चौधरी ने बहुत मेहनत करी उमेदराम बेनीवाल के लिए जैसलमेर में। जी तो जी। ये काफी ऐसे तत्व रहे, आप बोलोगे कि ऐसे फैक्टर रहे जिन्होंने राजस्थान का चुनाव उठा दिया और पूरे भारत के पटल पे, चुनावी पटल पे इस तरीके का एक माहौल पैदा कर दिया कि बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, अंडर करंट है, जो महसूस कांग्रेस को शुरू में नहीं हुआ था, बाद में जाके इनको महसूस हुआ। फिर ये 400 पार का नारा लगा, वो नारा इनको बैकफायर किया, SC ST के वोट इनके कांग्रेस की ओर झुकने लगे और फिर इन्होंने एक जातिगत समीकरण के आधार पर पोलिंग हुई। राजपूत वर्ग रुष्ट हुआ इनसे गुजरात के प्रकरण के बाद में, जो कि कोर वोटर माना जाता है इनका। तो राजपूत को इन्होंने क्या किया कि इंडिविजुअल लेके व्यक्तिगत आधार पर ले लिया कि भाई राजपूत तो कहाँ जाएंगे। लेकिन राजपूत आप ये माने कि जैसे ग्रामीण परिवेश से मैं हूँ, गाँव में आज भी अगर बूथ पे कोई राजपूत बैठा होता है तो उसको देख के 5-10 वोट तो आंख के इशारे से पड़ जाते हैं। तो राजपूतों ने मुंह मोड़ लिया। आप देखें कि सिर्फ जोधपुर और जैसलमेर, जहां पे राजपूतों ने इंटरेस्ट लिया, वहां पे 75% से ज्यादा पोलिंग करवा दी। और जहां पे राजपूतों ने बेरुखी दिखाई, वहां पे 55-60% से ज्यादा वोट पड़ा ही नहीं साहब राजस्थान में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और इसका खामियाजा मेरे को लगता है कि एक फैक्टर साबित होगा कि जो बीजेपी को नुकसान दिया होगा। नवीन जी, आपने दो तीन बातें बड़ी इंटरेस्टिंग बताई। एक तो आपने याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस के कुछ नेता वो चुनाव लड़ने से पहले ही डर गए। इसमें एक दो नेताओं ने तो टिकट ही लौटा दी, और जयपुर से जो लड़े वो कहते घूम रहे थे कि मेरे लिए तो जी बड़ा मुश्किल चुनाव है, मैं तो मजबूरी में लड़ रहा हूँ। कुछ बड़े नेता अगर चुनाव लड़ते थे, जिनमें सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, या खुद गोविंद सिंह डोटासरा हैं, और शायद सुदर्शन रावत जिन्होंने टिकट लौटा दी राजसमंद से, अगर वो चुनाव लड़ते, तो मुझे अब रेट्रोस्पेक्टिवली ये लगता है कि कांग्रेस काफी अच्छा कर सकती थी। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे लगता है कि कांग्रेस को राजस्थान की जनता का धन्यवाद देना चाहिए कि जो चुनाव एकदम मरा पड़ा था, जिसमें कांग्रेस भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, वहां से एक ऐसी हवा बननी शुरू हुई कि जी कांग्रेस लड़ने की स्थिति में है। और वो मैसेज धीरे धीरे हरियाणा में गया, फिर धीरे धीरे परकोलेट होके चला गया बाकी स्टेट्स में, और कांग्रेस आज इस स्थिति में है वो कहती घूमने कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि बीजेपी को दो बड़े नुकसान हुए। एक तो जाट उनसे नाराज हो गए, और दूसरे राजपूत भी नाराज हो गए। ट्रेडिशनली होता यह है राजस्थान में कि अगर राजपूत नाराज है तो जाट आपका दोस्त, और जाट आपका दुश्मन है तो राजपूत आपका दोस्त। इस बार दोनों ही नाराज हो गए। तो कहते हैं कि भाई एक इंजन होता है एक प्लेन में और एक दूसरा इंजन होता है सेफ्टी के लिए। इस बार बीजेपी के दोनों इंजन फेल हो गए कई इलाकों में। तीसरी बात जो मुझे चर्चा में सुनाई दी वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता वो ये चाहते ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छा परफॉर्म करे राजस्थान में। उसका कारण ये है कि वो सब के सब कोप भवन में बैठे हैं जिस दिन से पर्ची उठी थी राजस्थान में। पर्ची उठा के बताया गया कि जी फला व्यक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। वो जैसे आपको लगता है ना, पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे, ताली बजा के कहते थे आज से ये मेरा वजीर और आज से मेरा सेनापति। तो उस टाइप के कल्चर से भारतीय जनता पार्टी के पुराने सेनापति नाराज हो गए, और उन्होंने अंदर ही अंदर बीजेपी की कार सेवा की, ऐसा मुझे लगता है। इस सिलसिले में दो तीन सीट्स का तो मुझे पर्सनली ध्यान है जहां पे बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपने नेताओं के खिलाफ ना सिर्फ चंदा भिजवाया है बल्कि वर्कर्स भी भिजवाए हैं, और अंदर अंदर उनको काटने की कोशिश की है। तो इन सब का मिला के नतीजा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 7 से 8 सीट पर शायद आज पीछे है। और ये सीट्स कौन कौन से हैं ये अपने चर्चा की मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। शेखावाटी में चूरू, सीकर और झुंझुनू, उसके पास में गंगानगर। इन 4 सीट्स में कांग्रेस की पोजीशन अच्छी बताई जा रही है। इसी तरीके से नागौर जो जाट बेल्ट है, वहां पे जो हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं आरएलपी के नेता, और जाटों के वो युवाओं के हीरो बताए जाते हैं, 5वीं सीट वो। छठी सीट वहां पे है बाड़मेर, जहां पे जाटों के नहीं राजपूत युवाओं के हीरो लड़ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि वहां भारतीय जनता पार्टी शायद तीसरे नंबर पर खिसक गई है। इसी तरीके से आपने दो तीन सीट्स का जिक्र किया ईस्टर्न राजस्थान में, जैसे दौसा है, सवाई माधोपुर है, करौली है। इन सीटों पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी बताई जा रही है, और ऐसा कह रहे हैं कि इनमें से जो 3 सीट्स है उनमें शायद 1 या 2 कांग्रेस जीत सकती है। इसी तरीके से कांग्रेस फाइटिंग पोजीशन में है बांसवाड़ा में, जहां पे उनकी अलायंस है भारतीय आदिवासी पार्टी से, और जहां पे कांग्रेस के पुराने नेता दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये 9-10 सीट पे कांग्रेस फाइट में है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इनमें से कांग्रेस 7 से 8 सीट
जीत सकती है। मेरा आकलन ठीक है? जी बिल्कुल, इसमें 2-3 सीटें और है मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे टोंक सवाई माधोपुर की है, सुखबीर जौनपुरिया के सामने हरीश मीणा बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। ऐसा सुनने में भी आया, हमने पूछा भी था कि गुर्जरों के काफ़ी वोट सचिन पायलट इधर कांग्रेस की तरफ डलवाने में कामयाब रहे हैं। तो नुकसान हो सकता है टोंक सवाई माधोपुर में सुखबीर जौनपुरिया को। मैं 2-3 बातें आपने जो बताई इसमें बहुत बढ़िया बात कही। राजस्थान जाना जाता है अपनी वीरता के लिए, आन बान शान के लिए, नहीं झुकने वाले जज्बे के लिए। तो इस जज्बे के लिए देखो, आप देखो 3 युवाओं ने, वैसे तो सभी ने चुनाव अच्छा लड़ा, मैं किसी को कमतर नहीं आंकूंगा, लेकिन 3 युवाओं ने खास तौर पे जो ध्यान आकर्षित किया, मीडिया का भी किया और पूरे देश का भी किया, प्रदेश का तो किया ही है। रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने, आप देखिए कितने संसाधन उनके खिलाफ में होंगे, सत्ता से, और नरेंद्र मोदी की सत्ता से चुनौती लेना कोई आसान बात नहीं है आज के टाइम के अंदर, लेकिन उसने भारतीय जनता पार्टी को लोहे के चने चबवा दिए और बहुत बेहतरीन चुनाव उन्होंने लड़ा। परिणाम चाहे कुछ भी आए, देखो हारा वही जो लड़ा नहीं। जनता लड़ने वाले आदमी को, लड़ने वाले जज्बे को सलाम करती है। दूसरा मैं लूंगा राजकुमार रोत का, बांसवाड़ा में, जो कि अंडरडॉग थे और बहुत अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा। ऊंट पे बैठ के वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए गए। हालांकि मैंने उनसे उस इलाके में बातचीत करी, लोगों में थोड़ी शिकायत थी कि मीडिया ने इतना उन पर ध्यान आकर्षित नहीं किया जितना रविंद्र सिंह भाटी पे किया। तो ये एक शिकायत तो देखो रहती है, कोई आदमी सबसे खुश होता नहीं। और तीसरा मैं लूंगा अनिल चोपड़ा का नाम। जयपुर ग्रामीण के अंदर अनिल चोपड़ा कोई फाइट में ही नहीं था जब उनका नाम डिक्लेयर हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे सज्जन चेहरे राव राजेंद्र सिंह उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको जाटों के वोट भी मिले हैं। लेकिन अनिल चोपड़ा ने जिस तरीके की मेहनत करी, जिस तरीके का मैनेजमेंट उन्होंने चुनाव का किया, 5-6 बड़ी रैलियां करवाई, और सचिन पायलट का जिस तरीके का उनको सहयोग मिला, और फिर साथ में जो मनीष यादव और वहां पे एक और यादव एमएलए, उनका उनको सहयोग मिला, इंदिराज गुजर का मिला, तो उन्होंने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपने ये भी बताई कि सचिन पायलट के कारण एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन बन गया। वो कॉम्बिनेशन ये बना कि जो मीना और गुर्जर आपस में एंटागोनिस्टिक रहते थे, वो शायद पहली बार एक साथ इकट्ठे हो गए, और कॉम्बिनेशन ये बना कि मीणा कैंडिडेट और सपोर्ट सचिन पायलट का। तो उस कारण कांग्रेस की जो ताकत है वो डबल हो गई कुछ इलाकों में, और खासकर ये जो ईस्टर्न राजस्थान है। और इसी कारण मेरा ये मानना है कि सचिन पायलट अगर खुद अजमेर से लड़ते तो 2-3 सीट पे असर और हो सकता था, और अगर सुदर्शन रावत राजसमंद की टिकट ना लौटाते तो उस सीट पर भी बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट। तो नवीन जी, अब हमने दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स की चर्चा कर ली अभी तक। आंध्र प्रदेश में आप मेरे आकलन से इत्तेफाक नहीं रखते, और राजस्थान में आपको लगता है कि मैं शायद भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीट दे रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टियां 17 से 18 सीट जीतेगी, और आपका ये मानना है कि ये आंकड़ा कुछ कम भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल, ठीक है, तो क्योंकि डेमोक्रेसी के। दो तीन सीट जिन पे हमने डिस्कशन उतना किया नहीं, जैसे जो हाईलाइटेड नहीं रही, जैसे जालोर जहाँ पे वैभव गहलोत चुनाव लड़े, वहां पे जातीय समीकरण कुछ इस प्रकार का है कि बड़ी जातियां अलग है, लेकिन वहां पे पटेल से नाराज थे, जो बीजेपी के सांसद थे 20 साल से, देवजी पटेल 3 बार लगातार जीते थे। उस नाराजगी का थोड़ा फायदा वैभव को मिला। राजपुरोहित समाज ने और राजपूतों ने, मेरे को लगता है कि वहां पे वैभव गहलोत को, अशोक गहलोत के कारण से वोट दिया है। तो एक सिरोही और आबू रोड में मेरे को लगता है थोड़ा वो पीछे हैं, लेकिन एज मेरे हिसाब से वैभव गहलोत का वहां पे है। दूसरी भीलवाड़ा, जहाँ पे सीपी जोशी ने इस तरीके का चुनाव बना दिया, जो कि बिल्कुल फाइट में नहीं थी सीट, बनिया ब्राह्मणों का एरिया है, व्यापारी नगरी है वहां पे, लेकिन भीलवाड़ा में भी मेरे को लगता है चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। तो आपकी बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ कि एक वाइल्ड कार्ड होता है किसी भी गेम में, तो वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकता है इसमें सिरोही हो। क्योंकि उसका कारण यह है कि मैंने ये सुना है, हालांकि मतलब जनरल परसेप्शन ये है कि वैभव गहलोत चुनाव हार रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में भी काफी तोड़फोड़ की है, और तोड़फोड़ में वो माहिर है। आपको मालूम है उन्होंने किस तरीके से सरकार चलाई है, अल्पमत की सरकार चलाई है, बीएसपी को कई बार तोड़ा है, कई बार भारतीय जनता पार्टी को भी तोड़ा है, कई बार अपनी सरकार पे जो आंच आई थी उसको भी बुझाया है। तो अशोक गहलोत काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और इस जी कारण मुझे लगता है उनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए, हालांकि मेरा पर्सनल मत यह है कि जालोर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, लेकिन अशोक गहलोत इतने कॉन्फिडेंट है कि हो सकता है वो सही हो, क्योंकि आप सर मेरे से ज्यादा पॉलिटिक्स तो समझते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल अगर हाई है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। खैर चलिए, तो दो स्टेट्स की हमने बात की, अब तीसरी हम चर्चा करते हैं हरियाणा की। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अभी जनवरी से लेकर मार्च तक मैंने हरियाणा के करीब करीब हर इलाके का दौरा किया था किसी प्रोजेक्ट के संदर्भ में।
और जब मैं वहाँ जाने लगा तो मैं लोगों से ऐसे ही पूछता था कि इस बार इलेक्शन में क्या होगा? तो सबसे पहले लोग ये कहते थे और मैं ये बात शुरू कर रहा हूँ, मैंने शुरुआत की थी गुड़गाँव से और मैं आखिर में सिरसा तक गया था। तो वहाँ पे हर जगह मैंने एक ही बात सुनी थी कि इस बार हम खट्टर साहब से नाराज़ हैं, लेकिन मोदी जी को शायद वोट दे सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, लोग कह रहे हैं कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पहले आसानी से जीतती दिख रही थी, जिनमें फरीदाबाद है जैसे या जैसे अम्बाला है, इन सीट्स पर भी कांग्रेस फाइट में आ गई। ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ 7-3 और 8-2 भी हो सकता है और कोई बड़ा आश्चर्य नहीं कि वहाँ पे हरियाणा में सुपड़ा साफ हो जाए भारतीय जनता पार्टी का। जी बिल्कुल आपकी मेरी राय हरियाणा के बारे में लगभग एक जैसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हरियाणा में घूमने पे मेरे को भी पता चली कि जो वहाँ का वोटर है, ग्रामीण वोटर खास तौर पर, वो मुद्दों के बारे में उसको पूरी जानकारी है कि हरियाणा में चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। किसान का फैक्टर बहुत बड़ा वहाँ पे है, एमएसपी का, महिला पहलवानों वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी है और खट्टर से नाराज़गी तो एक बड़ा कारण है ही। मेरे को एक घबराहट थोड़ा आकलन करने में हो रही है, वो ये है कि वहाँ पे थोड़ी गुटबाजी कांग्रेस के अंदर मेरे को नज़र आती है। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और इन्हें रणधीर एसआरके कहा जाता है, शाहरुख खान की तरह एसआरके कहा जाता है। तो ये सुरजेवाला और जी। एसआर के अगर ये मिलकर लड़ लेते हैं एकजुटता के साथ में, तो आप कह रहे हो 8 सीट भी आ सकती है, मैं कह रहा हूँ 9 भी आ सकती हैं। आपने बात बिल्कुल ठीक कही नवीन जी के हरियाणा का जो वोटर है, वो हर मुद्दे को बारीकी से समझता है, उस पे डिबेट करता है और डिबेट वो व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे नहीं करता है, वो पंचायत में करता है, चौक में करता है और हर मुद्दे को थ्रैश आउट करके फिर अपना मन बनाता है। तो जो हरियाणा का जो जागरूक वोटर है, मैं उसे नॉर्थ इंडिया में सबसे जागरूक वोटर मानता हूँ हरियाणा के वोटर को। उसको आप अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ से लेकर निकारागुआ में क्या हो रहा है, वहाँ तक की पूरी जानकारी होती है। तो इस बात का तो कोई प्रश्न नहीं उठता कि उसे इंडिया में क्या हो रहा है, उस बात की जानकारी ना हो। तो वहाँ पे मुद्दे जैसे आपने बताया 3 या 4 हैं। पहला तो ऑब्वियसली किसान आंदोलन को जिस तरीके से दबाया गया वो मुद्दा है। दूसरा जो एथलीट्स के साथ जो व्यवहार किया गया, उनकी सुनवाई नहीं हुई, वो उसका बड़ा गुस्सा है। तीसरा वहाँ पे जेजेपी के प्रति भी गुस्सा है कि वो पिछली बार चुनाव लड़े ये कह के कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएँगे, लेकिन आखिर में चले गए। तो जेजेपी की तो इस बार हालत बड़ी खराब है और चौथा मुद्दा एमएसपी वगैरह का है। तो इन सब मुद्दों के कारण और जिस तरीके से हरियाणा के वोटर रिएक्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन है उससे उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में कुछ माहौल वहाँ बना है और कांग्रेस अगर उसको ठीक से लड़े और एसआर के अपने झगड़े बुलाकर अगर कांग्रेस के मंच पे आ जाए, तो कांग्रेस वहाँ पे चमत्कारी प्रदर्शन कर सकती है। ये मेरा मानना है। जी, आपका मानना सही है और इसका एक उदाहरण आप ये भी दे सकते हैं कि अगर कांग्रेस के पक्ष में माहौल नहीं होता, तो जो निर्दलीय अभी महीने भर पहले भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, अपना समर्थन वापस लेकर क्यों कांग्रेस पार्टी को देते? क्योंकि उनको वो पता तो है कि आगामी आगामी 2-3 महीनों बाद वहाँ पे विधानसभा का चुनाव है और ज़्यादा संभावनाएँ कांग्रेस पार्टी के आने की है। निर्दलीय विधायक जैसे पहले रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता था कि सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक होते हैं मौसम है। और उन्हें पता होता है कि बादल कहाँ है, धूप कहाँ है, हवा किस दिशा में बह रही है। तो आपकी बात ठीक है कि जो विधायकों का मूवमेंट हुआ है, उससे लग रहा है कि जो इस बार हवा है, वो कांग्रेस की दिशा में बह रही है और वो कितना फ़ायदा इसका उठा पाएँगे तो मुझे पता नहीं। लेकिन हरियाणा का इलेक्शन काफ़ी रोचक है और मुझे लगता है कि जो एक बेलवेदर स्टेट होता है, यानी जो बताता है कि राजनीति की दिशा क्या है, मुझे लगता है हरियाणा इस बार बेलवेदर स्टेट हो सकता है और वो राजनीति का बैरोमीटर भी हो सकता जी, बिल्कुल। तो कांग्रेस के सूखे को मिटाकर हरियाली भी ला सकता है, हरियाणा के अंदर। है। तो बहुत-बहुत जी, धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आप आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों ये था हमारा एक डिटेल्ड डिस्कशन हिंदुस्तान की 105 सीट्स पर, जिनमें हमने चर्चा की नॉर्थ और वेस्ट के स्टेट्स की और यहाँ पाया कि बीजेपी किस तरह यहाँ लूज़ कर रही है और फिर हमने ये जाना कि किस तरह ये लॉसेस जो हैं ये रिकूप कर रही है आंध्रा और उड़ीसा में। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई कृपया इस चैनल को लाइक भी करेगा और सब्सक्राइब भी। मेरा नाम है संदीपन शर्मा।